हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो अप्रैल 2025 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो क्रॉनिकल है मैगजीन है, तो है तो अप्रैल मंथ की, लेकिन इसमें जो न्यूज़ कवर किए गए हैं वो है फरवरी मंथ का। ठीक है, तो हम लोग उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले जनवरी महीने कवर्ड किए गए थे। मार्च की मैगजीन जो डिस्कस किया गया था उसमें जनवरी मंथ के सारे टॉपिक्स थे, वो सारा वहाँ पर कवर किया गया, तो उसको भी देख लीजिएगा। मतलब अगर आप जनवरी से लेकर के अगर आपको पीसेस देना है या आगे भी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसको देना है, तो कम से कम आपको 6 महीने की न्यूज़ को तो कवर करना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो आप जनवरी से लेकर के अगर आपका अक्टूबर में एग्जाम है तो सितंबर तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जनवरी का वो देख लीजिएगा। फरवरी अप्रैल की ये जो कवर की जा रही है इसमें फरवरी की न्यूज़ है, तो वो देखना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। और यहाँ पे कुछ मतलब पहले हम लोग बजट को देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट वाले लेक्चर में जो जनवरी मंथ का डिस्कस किया गया था मार्च की मैगजीन को, उसमें कवर कराया गया, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट हम लोगों को लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वही वही खाली इसमें देखना है, सारा पढ़ते हुए नहीं चल रहा है। तो ये एक दो पेज जो है ये बुक की है, बाकी जो सेल्फ नोट्स क्रिएट किए गए हैं उसी उसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी मैगजीन में भी कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो जो जितना जितना इंपॉर्टेंट लगा है बस वही वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि यूपी बजट जो है इसका आकार की बात करें कि कुल आकार कितने रुपए का है, तो वो कितना है 88,736। आपको बस इतना याद रखना है। आगे का देख लो, पीछे का देख लो, बाकी तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या बचा, तो 88,736। ठीक है, ये टोटल आपका करोड़ में जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट कितनी वृद्धि दर्शाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 9.8% इस बार जो है पिछले बजट की तुलना में 9.8% की वृद्धि दर्शाती है। और पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना है, तो पूंजीगत कितना है 20.5%। 20.5%। नेक्स्ट देख लीजिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 में कितना हो गया है, तो 45.9। 45.9 क्लियर। आगे चलते हैं। यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किन क्षेत्रों में कार्य योजनाएं लागू की गई हैं, तो कृषि, बुनियादी ढांचे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और निवेश। इसका जो पहले वाला लेक्चर था जनवरी वाला, यानी जो मार्च मैगजीन थी जिसमें जनवरी का क्लियर किया गया है, तो उसमें आपको जो इंडिया का भारत का जो बजट है, ठीक है, केंद्र का जो बजट है और क्या कहते हैं उसका जो इकोनॉमिक सर्वे है केंद्र का, वो सारा उसमें डिस्कस किया गया है। और इसमें आपको यूपी बजट बताया जा रहा है। तो जो जो मेन मेन पॉइंट है वही वही खाली हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे है कि बुनियादी ढांचा और शहरी विकास टॉपिक में देखें तो कितने नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है, तो कितने टोटल नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई 4। क्लियर। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का कितना परसेंट हिस्सा आवंटित किया गया है, तो 22%। कितने नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, 58। कितने नगर निगम को, 58 नगर निगम को। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 400 करोड़ की। हरित सड़क और संरचना विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, 800 करोड़। नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 50 करोड़। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, 50 करोड़ रुपीज़। शिक्षा के लिए बजट का कितना परसेंट हिस्सा आवंटित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा के लिए बजट का जो है 13% हिस्सा जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, तो गोरखपुर है, वाराणसी है, कानपुर है, मेरठ है, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा। क्लियर। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय का छात्र क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी, 360 से 1000 बढ़ाई जाएगी, 360 से 1000। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का कितना हिस्सा आवंटित किया गया, 6। अगर शिक्षा के लिए बोले तो 13 और हेल्थ सेक्टर में देखें तो 6। यूपी सीएम बाल सेवा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, सीएम बाल योजना के लिए तो 252 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सशक्त सुपोषण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, सशक्त सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़।
एकीकृत बाल विकास योजना के लिए कितनी दी गई है? 4119 करोड़ रुपए। बस देख लीजिए, मुझे पता है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते, लेकिन देखे रहेंगे तो अगर सामने आ जाएगा तो हाँ लगेगा कि हाँ मैंने ऐसे देखा था, ऐसे मैंने पढ़ा था, तो ये होगा। तो बस एक बार देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको रट लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है? समान जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के लिए कितनी राशि दी? 55,000। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नई पहल के तहत मेधावी छात्रों को क्या प्रदान किए जाएंगे? स्कूटर। क्या दिया जाएगा? स्कूटर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, बाकी सेम वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, इसको आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए बजट का कितना परसेंट, मतलब अगर एग्रीकल्चर में देखें तो 11%, शिक्षा में देखा 13, हेल्थ सेक्टर में देखा 6, कृषि और इससे संबंधित देखा तो 11%। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1050 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्या है? पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थानों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 509 करोड़ रुपीज़। यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत बीज पार्क विकसित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 251 करोड़। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 200 करोड़। कितनी नई सरकारी नौकरियां सीधी भर्ती के जरिए भरी जाएंगी? 92,919। यूपी में कितनी एमएसएमई इकाइयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा? 96। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 4882 करोड़। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि दी गई है? 1200 करोड़। पीएम आवास के लिए 4882 और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क रख रखाव के लिए कितनी राशि दी गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंपॉर्टेंट है, तो 1088 करोड़ इसके लिए दिया गया है। मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? 5372 करोड़, 5372। आगे चलते हैं, कितने नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे? 8 डेटा सेंटर पार्क 8 विकसित किया जाएगा। किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अयोध्या को। अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जलापूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितनी राशि दी गई है? 4100 करोड़। इस योजना के तहत कितने नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? 39 लाख। नेक्स्ट चलते हैं, उज्ज्वला योजना। तो ये जितनी योजनाएं हैं ना जो करंट में है कि पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, तो योजनाओं से जिस क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस वगैरह में, तो ये सारे योजनाएं आपको याद होना चाहिए। इसके लिए भी एक लेक्चर बना दिया जाएगा योजनाओं से संबंधित, पहले ये सारे न्यूज़ कवर्ड हो जाए उसके बाद सारे मंथ्स के। आगे चलते हैं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितने निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे? 2 केवल। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 400 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए मिशन के लिए। नई शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 50 करोड़ रुपीज़। अब आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे, वो मतलब वो सब तो आपके यूपी के बजट से हो गया क्वेश्चन, और इसमें से अगर आना होगा तो फंस जाएगा आपका। आगे चलते हैं, पहला न्यूज़ है, गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है 24 फरवरी, पहले मैं इसका कलर चेंज कर ले रही हूँ। क्या कह रहा है कि 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर एयरपोर्ट और जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस योजना की घोषणा की है। अब इसमें क्या किया जाएगा? एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। तो ये घोषणा की गई है 24 फरवरी 2025 को यूपी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या क्या ध्यान देना है कि बुलंदशहर के माध्यम से, बुलंदशहर के यूपी का जो बुलंदशहर है उसके माध्यम से कितनी किलोमीटर 76 किलोमीटर जो लंबा लिंक एक्सप्रेस है वो बनेगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि बुलंदशहर के माध्यम से होगा और टोटल कितने 76 किलोमीटर, और यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 24 किलोमीटर पहले जुड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि मेरठ और बुलंदशहर निवासियों को जेवर एयरपोर्ट तक जल्दी पहुंचने में इससे क्या हो जाएगी, जब ये बन जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। अब हम इस हवाई अड्डे की बात करें, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जब इसका संचालन शुरू हो जाएगा तो संचालन शुरू होने के बाद अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर ये विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा और उत्तर प्रदेश में ये पाँचवां
होगा। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में ये 5वां हो जाएगा। इसे ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये जो है हवाई अड्डा, इसको ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या है कि 594 किलोमीटर जो लंबा एक्सप्रेसवे है वो भारत में दूसरा सबसे लंबा है, जो 12 जिलों के माध्यम से, ये भी ध्यान रखना, कितने जिलों के, 12 जिलों के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी यूपी को क्या करता है, जोड़ता है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, इंपॉर्टेंट है ये भी। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ किया जा रहा है, तो ये लखीमपुर खीरी जिले का एक गांव है जिसका नाम है कुंभी गांव। तो लखीमपुर जिला और गांव है कुंभी, यहाँ पर देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट की उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने 20 फरवरी 2025 को इसकी आधारशिला रखी। अब इसका उद्देश्य क्या है इस प्लांट का, इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्लास्टिक है उसको बायोपॉलीमर से बदलकर पर्यावरण संरक्षण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज़, ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण यूपी में कहाँ शुरू होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे शुरू होगा, लखनऊ में होगा। कहाँ पर, लखनऊ में। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, रक्षा मंत्री के द्वारा की गई है। क्लियर। अब ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस की, तो ये भारत और रूस की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। भारत और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत और रूस की ये संयुक्त परियोजना है और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्या है, क्रूज मिसाइल है। इसकी जो शीर्ष गति है वो कितनी है, मैक 2.8 है और सीमा इसकी कितनी है, 290 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, ये जो है भूमि, वायु, समुद्र प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भूमि से हो या वायु से, समुद्र से, हर जगह से। फायर और फोगेट सिद्धांत पर यह काम करती है और यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, जो कि भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये चर्चा में क्यों आया, इस कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर 45 से 50 वर्ष का एक नर हाथी का यहाँ पे शव मिला है। तो ये नहीं पूछेगा क्यों चर्चा में आया, इसलिए मैंने बता दिया कि चर्चा में है, तो इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि ये है कहाँ, बहराइच जिले में है, जो कि भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। और इस अभ्यारण्य की बात करें तो इस अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी और 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझमई गांव में, ध्यान दीजिएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट एक गांव है जिसका नाम है बिझामई गांव। इस गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है और ये स्थापित कौन करेगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। कहाँ पर, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट एक गांव है बिझामई गांव में। क्लियर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चर्चा में है। इसमें क्या है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार के, कहाँ पर, बिहार के भागलपुर में इस सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की गई। और ये योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में ये शुरू हुआ था और दुनिया की ये सबसे बड़ी क्या है, डीबीटी स्कीम है। कैसी है ये, डीबीटी स्कीम है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये भी ध्यान रखना कि जो पात्र किसान होंगे, योग्य किसान होंगे, उनको हर साल 4 माह में 2000 की 3 किश्त में समान किस्त होनी चाहिए, सालाना 6,000 रुपये
यहाँ पे मिलते हैं और यह सभी भूमिधारक किसानों के लिए प्रदान, यह सभी भूमिधारक किसानों के लिए, इसमें मतलब सभी जो भूमिधारक किसान हैं वो पात्र होंगे। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये लागू है ये योजना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है, गया जिले के पाषाण कला को जीआई टैग मिला है। अभी पाषाण कला को जीआई टैग मिला है। ये किस जिले के? तो बिहार के गया जिले को, बिहार के गया जिले को पाषाण जिले के जो पाषाण कला उसको जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो गया जिला है उसका एक प्रखंड है जिसका नाम है नीमचक बथानी प्रखंड का पत्थरकट्टी गांव है। कौन सा गांव है उस नाम का? पत्थरकट्टी गांव। नाम से ही पता चल रहा है कि पत्थरकट्टी नाम है, तो वहाँ का जो कला होगा पाषाण कला के लिए फेमस है। तो यह जो गांव है यह महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्तियों सहित अपनी जटिल पाषाण नक्काशी के लिए ये पत्थरकट्टी गांव फेमस है। इस गांव का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर ने रखा था। पत्थरकट्टी गांव का नाम पत्थरकट्टी किसने रखा था? रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा रखा गया था। और ये जो गांव है यह काले ग्रेनाइट पत्थर हेतु प्रसिद्ध है जिसका उपयोग मंदिर बनाने के लिए, विष्णुपद मंदिर बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 28 जनवरी से 14 फरवरी को हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। इसके बारे में मतलब और इसका और डिस्कशन जो है अभी आगे और आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे खेल सेक्टर में, स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में। तो अभी फिलहाल इतना देखिए कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला है, जिसमें महाराष्ट्र जो है टॉप है, महाराष्ट्र टॉप है, हरियाणा सेकेंड है। इसमें महाराष्ट्र टॉप, हरियाणा सेकंड। नेक्स्ट क्या है? गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु विधेयक किसने पेश किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्या है? सरना धर्म कोड को लेकर के झारखंड के आदिवासी समुदाय में मांग उठी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सरना धर्म कोड जो है इसके लिए किस राज्य के आदिवासी समुदाय में मांग उठी है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक, अब सरना धर्म क्या है ये भी जान लीजिए। सरना धर्म प्रकृति पूजक विश्वास है जिसे कई जनजातीय समुदाय द्वारा अपनाया गया है। मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल जैसे आदिवासी क्षेत्र में ये होता है। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? सरना धर्म में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार की बात करें तो नए वर्ष का त्यौहार होता है। पेड़ में जब फूल लगता है तो उसी के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, उधवा झील भी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है उधवा झील। तो झारखंड की पहली रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। झारखंड की पहली रामसर साइट के रूप में उधवा झील को घोषित किया गया है, जो झारखंड के साहबगंज जिले में स्थित है। टोटल अब देखें तो रामसर साइट्स की संख्या कितनी होगी? 89, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 91 है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में 91 है। उस टाइम जब न्यूज़ मतलब ये फरवरी की न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अप्रैल की मैगजीन है लेकिन फरवरी न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले 89 थी, बट इन प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो 91 हो गई है। ठीक है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे वो दो कहाँ बढ़ा। अभी फिलहाल जो पुराना है उसी को कवर करते हुए चलते हैं। उधवा झील की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इस अभ्यारण्य में दो जल बॉडी है, दो जल निकाय है, एक है पटौरन, एक है बरहेल। एक पटौरन, एक बरहेल, जो एक जल चैनल के द्वारा क्या हैं? जुड़े हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु में है और भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है। कहाँ पर? एशिया में। विश्व स्तर पर देखें तो तीसरे स्थान पर, एशिया में देखें तो टॉप पर है और विश्व स्तर पर थर्ड पर है। प्रथम पर यूनाइटेड किंगडम है, सेकंड पर कौन है? मैक्सिको है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नक्शा पायलट कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? नक्शा पायलट कार्यक्रम, तो इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्टार्ट किया गया। 18 फरवरी 2025 को ये शुरू किया गया है। 26 राज्य और 3 यूटीज़, 26 राज्य और 3 यूटीज़ में और 26 राज्य और 3 यूटीज़ में 152 शहरी स्थानीय निकायों को यह कार्यक्रम क्या करता है? कवर करता है। ये क्या है? नक्शा पायलट नाम से पता चल रहा है कि नक्शा बनाना। तो भूमि से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सटीक दस्तावेजीकरण निश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। तो 9 फरवरी को जो मणिपुर के सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। 13 फरवरी 2025 को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 पॉलिटी के टर्म से देखें
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 356। तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा तब होती है जब राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है या वे खुद संतुष्ट नहीं होते हैं कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये जब घोषणा कर देती है, जब ये राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो ये 2 माह तक चलती है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है और जब मंजूरी मिल जाती है तो इसे 6 माह तक आगे इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो है मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। और वहीं जम्मू कश्मीर में देखें तो 12 वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट पॉलिटी के टर्म से। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई मामला था, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में राष्ट्रपति शासन शक्ति को संबोधित किया था। राष्ट्रपति शासन शक्ति को एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संबोधित किया था और अदालत ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह क्या होगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ये बोम्मई बनाम में 1994 में किया जाता है। आर्टिकल 22(1) भी न्यूज़ में है, ये भी पॉलिटी का ही है आपका। आर्टिकल 22(1) क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण, आपने गिरफ्तार क्यों किया, इसकी जानकारी देना केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। संविधान के अनुसार 22(1) में कहा गया है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी का कारण की जानकारी देना, आपको गिरफ्तारी का कारण की जानकारी देना अनिवार्य है। यदि जानकारी नहीं दी जाती है तो वो गिरफ्तारी क्या है, अवैध मानी जाएगी। 7 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन स्पष्ट की है। तो 22(1) और आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 22(1) और 21 से जो उसका जीवन का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्या है, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का उद्घाटन अभी राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है 16 फरवरी को। आदि महोत्सव का उद्घाटन 16 फरवरी नई दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है कि जो 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना और आदिवासी समुदाय में सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ इसमें किया गया है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है आपका, काशी तमिल संगमम का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। काशी तमिल संगमम का 3रा संस्करण। अब नाम से ही पता चल रहा है, काशी यानी वाराणसी और तमिल यानी कि तमिलनाडु। इन दोनों के मध्य सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान के लिए 15 फरवरी को ये शुरू किया गया। डेट याद रखिएगा कब, 15 फरवरी को शुरू किया गया है। आयोजन का जो मुख्य विषय है वो किस ऋषि पर आधारित है, ऋषि अगस्त्य के योगदान पर केंद्रित किया गया है। और यह पहल जो है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। नेक्स्ट चलते हैं, बीमा सुधार हेतु दिनेश खारा समिति। इंपॉर्टेंट है ये भी कि बीमा सुधार के लिए किस की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो दिनेश खारा जो SBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 19 फरवरी को जो IRDAI है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसने बीमा अधिनियम कौन सा 1938 में संशोधन करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए 7 सदस्यीय समिति की घोषणा की। बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देने का इसमें क्या किया गया है, प्रस्ताव किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025-26 से मॉस्पी जारी करेगा। क्या जारी करेगा, नया कैंपेक्स सर्वे, मासिक श्रम बल डेटा। वित्त वर्ष 2025-26 से मॉस्पी जारी करेगा क्या, नया कैंपेक्स सर्वे और मासिक श्रम बल सर्वे। देखते हैं इसमें क्या है। जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी है, ये वित्त वर्ष 26 से आर्थिक डेटा जारी करने की आवृत्ति और समयबद्धता को बढ़ाएगा। हर साल अब क्या करेगा, 30 अप्रैल को ये जारी करेगा। कब, 30 अप्रैल को जारी होगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए आवधिक श्रम बल सर्वे का मासिक प्रकाशन क्या होगा, मई से में शुरू होगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आवधिक श्रम बल सर्वे की बात करें तो मॉस्पी ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही के लिए PLFS जारी किया, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर में थोड़ी क्या हुई, कमी दिखाई दी। शहरी बेरोजगारी की बात करें तो 15 वर्ष या उससे अधिक के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2024 तिमाही में 6.4 थी, जो 2023 की इसी अवधि में कितनी हो गई, 6.5% से थोड़ी कम थी। पुरुषों के लिए 5.8 और महिलाओं के लिए 8.1 बेरोजगारी दर थी। ये भी आपको
डेटा देख लेना है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को कहाँ मिली है? हिमाचल प्रदेश में देखी है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और सबसे कम कहाँ बेरोजगारी देखने को मिली? गुजरात में। सबसे कम बेरोजगारी महिलाओं की देखने को कहाँ मिली है? दिल्ली में 1.3%। सभी आयु के लोगों के लिए जो श्रम बल भागीदारी दर है वो कितनी है? 39.6 है। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत टैक्स की बात करें। भारत टैक्स 2025, भारत टैक्स 2025 14 से 17 फरवरी दिल्ली में आयोजित की गई। भारत टैक्स 2025 जो है ये 14 से 17 फरवरी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका क्या संबोधन किया गया। भारत में होने वाला ये सबसे बड़ा टेक्सटाइल आयोजन है जिसका आयोजन टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा किया गया। आरबीआई की बात करें। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, 25 आधार अंक की कटौती की। तो 6.25 6.25 करने की घोषणा इन्होंने की, 25 आधार अंकों की कटौती करके 6.25 करने की घोषणा की। लगभग 5 वर्षों में, कितने? लगभग 5 वर्षों में पहली दर में ये कटौती है। तो ये भी ध्यान रखना है, कितने वर्षों में? लगभग 5 वर्षों में। और जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक समिति है, मौद्रिक नीति समिति है, इसने क्या किया है? 6.50 से 6.25 करने का निर्णय लिया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण, ये वर्ड याद रखिएगा कि वो आरबीआई को क्या करती है, मतलब वह जो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई क्या करती है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनको अल्पकालिक ऋण देता है, यही बैंक रेट कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत प्रवासन हेतु नया कानून बनाएगा। भारत प्रवासन के लिए नया कानून बनाएगा। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार 1983 का जो पुराना उत्प्रवास अधिनियम था उसकी जगह लेने के लिए विदेशी गतिशीलता विधेयक 2025, क्या था पहले? 1983 का जो पुराना उत्प्रवास अधिनियम था उसकी जगह लेने के लिए विदेशी गतिशीलता विधेयक 2024 नामक नए कानून को गंभीरता से विचार कर रही है इस पे। नेक्स्ट चलिए। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 2 वर्षों में 47.9% की वृद्धि देखने को मिली है। और शेष पर्यटक स्रोत कौन से हैं? बांग्लादेश, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। भारत में पर्यटक भेजने वाले प्रमुख देश हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम। आर्थिक सर्वे 2024-25 की बात करें तो कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कृषि सेक्टर में लगातार 5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है 2017 से 23 तक। और 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कितना मिलियन टन है? ये आप देख सकते हो 1647.05, ये जो है आपका लाख मीट्रिक टन है तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ये यूक्रेन जनवरी 2025 में इसका क्या किया है? सदस्य बना है आईसीसी का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का यूक्रेन जो है जनवरी 2025 में इसका नवीनतम सदस्य बना है। नेक्स्ट, भारत जो है ये खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष इसको बनाया गया, भारत को बनाया गया। तो अभी क्या हुआ है? 21 फरवरी को मालदीव के माले में, कहाँ पर? मालदीव के माले में 13वें शासकीय परिषद बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत ने ग्रहण की। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो छोटे और आर्टिसनल मत्स्य पालन कर्मी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान के मस्कट में हुआ है 16 फरवरी को। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। अगला सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एआई रोड मैप लॉन्च। भारत और फ्रांस के द्वारा एआई रोड मैप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के द्वारा एआई रोड मैप लॉन्च किया गया है। इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय सहयोग, भारत फ्रांस के द्वारा इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय सहयोग की शुरुआत की गई है जो जलवायु और एसडीजी क्या कहते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर केंद्रित है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा की गई है। कौन सा?
भारत फ्रांस नवाचार 2026 और स्पेन के साथ भी 2026 है, जिसका उद्घाटन मार्च 2026 में नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नासा का एक मिशन है, टेलीस्कोप है, क्या है उसका, SPHE स्फेरेक्स करके है, स्फेरेक्स है, SPHEREX टेलीस्कोप। तो ये जो है ये जो टेलीस्कोप है नासा का, ये ब्रह्मांड की गहराई को समझने में एक नए युग की शुरुआत करेगा। और ये जो मिशन है ये बिग बैंग के बाद की घटनाओं को और हमारी आकाशगंगा में जीवन का जो मूल तत्व होगा उसकी खोज करेगा। और ये 102 विभिन्न औरक्त रंगों में डेटा को एकत्र करेगा। 27 माह के मिशन में चार पूर्ण अवकाश सर्वे करेगा, जिसमें क्या होगा, 450 मिलियन से अधिक आकाशगंगा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट चलते हैं, गिलेन बैरे सिंड्रोम। ये क्या है, इस मामले में आंध्र प्रदेश में वृद्धि देखने को मिली है। ये एक विकार है, ये कैसा है, एक दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार है जो क्या करता है, मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात का क्या करता है, कारण बनता है, और यह तंत्रिकाओं पर क्या करता है, हमला करता है। गिलेन बैरो सिंड्रोम जो है आंध्र प्रदेश में इस मामले में वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, इसके यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन में इसने क्या किया है, ESA के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने क्या की है, आइंस्टीन रिंग की खोज की है। आइंस्टीन रिंग की बात करें तो ये एक गोलाकार प्रकाश संरचना होती है। कैसी गोलाकार प्रकाश संरचना होती है जो गुरुत्व लेंसिंग के कारण बनती है, गुरुत्व लेंसिंग के कारण बनती है। ये क्या करेगी, ये जो खोज हुई है इससे पृथ्वी से, ये आइंस्टीन रिंग जो मिला है वो पृथ्वी से 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा के चारों ओर ये मिला है। और यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, पेरिस में AI सम्मेलन 11 फरवरी 2025 को भारत, चीन, ब्राजील, फ्रांस सहित जो 57 देश हैं उनके द्वारा इस सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया। पेरिस में जो AI एक्शन सम्मेलन हुआ, इसमें जो थीम रखा गया वो क्या रखा गया, लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये क्या है, इसकी थीम, इसका विषय केंद्रित है। नेक्स्ट है पांडोरा मिशन। क्या है, पांडोरा मिशन। तो ये पांडोरा मिशन किसका है, नासा का है, जिसका उद्देश्य क्या है, दूरस्थ ग्रहों को, यानी कि जो दूरस्थ 20 ग्रहों के वायुमंडल का क्या करना है, अध्ययन करना है। और इसमें क्या होगा, जो बादल है, धुंध, पानी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो दूरस्थ विश्व में जीवन की संभावना के आकलन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जलवाष्प, मीथेन, CO2 की उपस्थिति की ये क्या करेगा, जांच करेगा। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना क्यूपू की खोज की गई है। क्यूपी की खोज जो आकाशगंगा विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम इंका की गणना प्रणाली पर रखा गया है। किसका, क्यूपी का नाम जो है इंका की गणना प्रणाली पर रखा गया है। इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है। आगे चलते हैं, इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। इसरो का कौन सा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है 7 फरवरी को तमिलनाडु के, कहाँ ये इसका किया गया, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। यह एक लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है और गगनयान मिशन के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत कैंसर जीनोम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IIT मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास के द्वारा 3 फरवरी को भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, नाम से ही जैसा कि क्लियर है कि कैंसर अनुसंधान को क्रांतिकारी बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण पहल है। यह भारत में स्तन कैंसर से जुड़े जो जीन वेरिएंट्स हैं उनका संग्रह है ये। नेक्स्ट क्या है, अभी एक सुपर अर्थ की खोज की गई जिसका नाम है HD2794D की खोज की गई है, सुपर अर्थ की खोज की गई। ये पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे की परिक्रमा करते हुए इस ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि की गई है। इस ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से कितना है, 6 गुना है। यह अपने तारे की परिक्रमा पूरा करने में 647
दिन लगाता है। कितना? 647 दिन लगाता है। और इसका जो कक्षा है वो कैसा है? अंडाकार है। नेक्स्ट का 38 नंबर का है, भारत ने क्या किया है? भारत ने अंतरिक्ष में अपना 100वां, भारत के द्वारा अंतरिक्ष में 100वां अपना सफल मिशन, इसको सफल मिशन के, इसका जो 100वां मिशन है वो कैसा है? सफल हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 29 जनवरी को, 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा ये 100वां मिशन अपना लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। GSLV F-15 रॉकेट ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। भारत की सर्वाधिक गिद्ध आबादी देखने की बात करें कि कहाँ पर अभी रिपोर्ट दर्ज की गई, कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश 12,981 सबसे ज़्यादा गिद्ध MP में देखी गई है। गिद्ध प्रजातियां यहाँ पर कई हैं, तो बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ये आप ऐसे देख सकते हैं, भूरा सिर वाला, ये मतलब ये जो गिद्ध प्रजाति यहाँ पर है, ये प्रवासी गिद्ध हैं। भूरा सिर वाला, भारतीय गिद्ध, मिश्र वाला गिद्ध, ये प्रमुख प्रवासी गिद्ध हैं। और 4 निवासी प्रजातियों में सफ़ेद पूंछ वाला है, लंबी चोंच वाला है, पतली चोंच वाला, और भी अन्य 2 हैं। नेक्स्ट आते हैं, पुणे रिवरफ्रंट परियोजना का विरोध किया जा रहा है। पुणे रिवरफ्रंट परियोजना का विरोध किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जा रहा है? इस विकास परियोजना के खिलाफ एक चिपको विरोध प्रदर्शन हुआ है। परियोजना का उद्देश्य जो है, इस उद्देश्य में पुणे में एक नदी है, एक है मुला और एक है मुथा, 2 नदियां हैं। पुणे में मुला मुथा नदियों को 44 किलोमीटर को सुशोभित करना है। मतलब इन दोनों नदियों को 44 किलोमीटर तक सुशोभित करना है। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब सुशोभित करेंगे, किसी चीज़ को डेवलप करेंगे, तो बड़े पैमाने पर वहाँ पे क्या होगा? वृक्ष कटाई होगा और वृक्ष कटाई होगा और उससे क्या होगा? जो नदी पारिस्थितिक तंत्र है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है? ये विरोध किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मुला मुथा, नेक्स्ट नहीं वही है कि मुला मुथा नदी के बारे में देखें तो ये नदी पुणे शहर में मूला और मुथा नदियों के संगम से बनती हैं। दोनों नदियां मिलती हैं तो मूला मुथा नदी कहलाती है। आगे चलकर ये किस में मिल जाती है? भीमा नदी में मिल जाती हैं। और ये भीमा नदी की बात करें तो ये स्वयं कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है, जो अंततः लास्ट में जाकर के क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्या? अरेबियन तेंदुए चर्चा में है, क्या ये लुप्त प्राय है? एक तो ये ध्यान रखना कि अरेबियन तेंदुए लुप्त प्राय हैं। ये ओमान के धोफर में नेजद एक पठार है। तो ये भी ध्यान रखना, नेजद पठार कहाँ? ओमान में है। तो ओमान के धोफर में नेजद पठार में वापसी की सूचना मिली है, जो कि लुप्त प्राय घोषित हो चुका था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में तेल अन्वेषण पर विवाद हुआ है। तो ये क्यों विवाद हुआ वो तो नहीं मैटर करता, ये आपको ध्यान रखना। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ? असम में है, चर्चा में है, तो हो सकता है नेशनल पार्क से क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट आते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण से कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण से कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? जो गेहूं और चावल की पैदावार है उस पर गंभीर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। यह प्रदूषक जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। तो आपको क्या देखना है इसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, प्रमुख स्रोत इसके कौन कौन से हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के? तो वाहन उत्सर्जन से भी होता है, औद्योगिक अपशिष्ट और कोयला आधारित बिजली संयंत्र इसमें शामिल हैं। इसके संपर्क से आने में आएंगे तो श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। ये 3-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रायोस्पिलस भाराटिकस। क्या है ब्रायोस्पिलस भाराटिकस? ये है क्या? तो एक जल कृमि की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका क्या नाम है? ब्रायोस्पिलस भाराटिकस। कहाँ खोज की गई है जल कृमि की इसकी? तो पुणे के कोरीगढ़ जिले के पास इस प्रजाति की खोज की गई है, जो उष्णकटिबंधीय एशिया में पहली बार पाई गई और जो पश्चिमी घाट की ये समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। और ये पहली बार उष्णकटिबंधीय एशिया में पाई गई। यह एक क्रस्टेशियन वर्ग का जलीय जीव है, लेकिन यह प्रजाति अर्धजलीय वातावरण में विकसित हुई है, जहाँ यह काई पर मौजूद जल की पतली परत में जीवित रहती है। इसमें मुख्य आँख का अभाव होता है, कम रोशनी वातावरण में बिना रंग भेद के ये भोजन की तलाश कर सकती है। ये सब इसके क्वालिटी थे, गुण थे। आगे चलते हैं, रॉस सागर में अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान। तो ये ध्यान रखना कि रॉस सागर दक्षिण महासागर में स्थित है और केप एडेयर और केप कोलबेक के मध्य स्थित है। रॉस सागर जो है केप एडेयर केप कोलबेक के मध्य स्थित है, जहां समुद्र तल की औसत गहराई जो है 900 मीटर से कम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें 2 फरवरी को मनाई जाती है। थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। 4 नए रामसर साइट जोड़े गए थे
तभी 89 था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 91 अब हो चुका है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि 4 नए जो जोड़े गए थे, उधवा झील झारखंड, जो ऑलरेडी हम लोग साहबगंज जिला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि झारखंड की पहली रामसर साइट है। और तीर्थंगल और सक्करा कोट्टई ये दोनों तमिलनाडु के हैं, और खेचो पलरी जो है सिक्किम का है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में स्थापित हुआ था। आर्द्र भूमि के संरक्षण पर यह केंद्रित है। वर्तमान में 91, देखिए मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है कि वर्तमान में 91 रामसर साइट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। जनवरी में 2 जो जोड़ा गया है 89, तो आपने देख लिया, 4 देखा तो वो 89 हो गया, और प्लस 2 ये जोड़ा गया, कौन सा, एक खींचन फलोदी और मेनार उदयपुर आर्द्र भूमि को, मतलब राजस्थान के 2 जोड़े गए हैं, तो इस तरीके से 91 हो गए हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रेपुटेशन रैंकिंग, जो कि किसके द्वारा यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग जारी की जाती है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। और इसमें भारत में देखा जाए तो आईआईएससी बेंगलुरु जो है सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारत का घोषित हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें वर्ष दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बनी हुई है। और सेकेंड नंबर पर मैसाचुसेट्स अमेरिका का है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की बात करें तो 180 देशों की रैंकिंग भ्रष्टाचार में देखी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। 96 स्थान पर भ्रष्टाचार में भारत है। 2023 में 93 स्थान पर था। और सब अगर 100 रैंकिंग अगर जिसको मिली है वो सबसे कम भ्रष्ट है, और सबसे कम भ्रष्ट जो है वो कौन सा है, डेनमार्क है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन है, दक्षिण सूडान है। भारत की रैंकिंग 96 है। टोटल 180 देशों की रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट क्या है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की बात करें तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी की गई है। 171 देश इसमें शामिल हैं, और भारत की रैंकिंग जलवायु जोखिम में 6ठे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जलवायु जोखिम से पाकिस्तान है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट है, सारे इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग की बात करें 2025 में, तो इसमें अमेरिका, रूस, चीन ये टॉप 3 है। भारत चौथे नंबर पर है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व WEF जारी करता है। 1971 में ये स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा में है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा पर किसकी रिपोर्ट जारी हुई है, नीति आयोग की, जिसमें यह बताया गया कि उच्चतम वित्त पोषण में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर है, और बिहार सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पर है। नेक्स्ट, स्वावलंबनी कार्यक्रम। स्वावलंबनी कार्यक्रम की बात करें तो 7 फरवरी 2025 को कौशल और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से इसको मेघालय और असम में शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम किसके द्वारा और कहाँ स्टार्ट किया गया है, मेघालय और असम में नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो 600 महिला छात्राएं हैं उनको संरचित प्रशिक्षण और उद्यमिता से परिचित कराना है। वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें 17वां स्थान है, 17 नंबर पर है भारत। और महिला नेतृत्व वाले MSME शीर्ष राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को जब 2025-26 की बजट वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया जा रहा था, तो उस समय इस योजना को डिस्कस किया गया। ये योजना जो है अस्मिता योजना पर आधारित है। और अगर बात करें अस्मिता योजना की, अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है, एक मिनट, अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑगमेंटेशन स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये 16 जुलाई 2024 को ये अस्मिता योजना स्टार्ट की गई थी, शिक्षा मंत्रालय और UGC के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या था कि 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के अंदर 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करना। तो 22 भाषाओं में करने की तरह 22,000 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, कपास उत्पादकता मिशन। बजट 2025-26 में इसकी भी शुरुआत हुई है, जिसका क्या उद्देश्य था कि अतिरिक्त लंबे और स्टेपल किस्म को क्या करना, बढ़ावा देना। और इसका लक्ष्य क्या है कि 450 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर इसको कितना कर देना, 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर देना। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कपास मिशन कितने वर्ष के लिए घोषित किया गया, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय कपास मिशन प्रौद्योगिकी मिशन हेतु 500 करोड़, मतलब 5 वर्ष के लिए 500 करोड़ इसमें किया गया है। अगर देखें शीर्ष उत्पादक राज्य जो है कपास के लिए, वो गुजरात और महाराष्ट्र है। शीर्ष उत्पादक जो है गुजरात, पहले गुजरात है फिर महाराष्ट्र है। और भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन भारत में देखें तो गुजरात और
गुजरात और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, देखते हैं क्या पीएम धन धान्य, ये सारे जो योजनाएं डिस्कस की जा रही हैं वो हमारे बजट की हैं इस बार की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात करें तो बजट 25-26 में घोषणा की गई है। इसमें क्या है कि जो निम्न उत्पादकता वाले हैं, फसलों के कम बुआई वाले, औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को, इन 100 जिलों को कवर करेगा जहां पर निम्न उत्पादकता है, कम बुआई वाले हैं फसल के, और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले हैं, तो 100 जिलों को कवर किया जाएगा। और ये भी कितने मतलब किसानों को लिया जा रहा है, 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है नोदी बंधन योजना। नोदी बंधन योजना किसके द्वारा शुरू की जा रही है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और नोदी यानी कि नदी से संबंधित है। नदी तटीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, गंगा पद्मा नदी के किनारे के कटाव को रोकना इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। बजट 25-26 में भी घोषणा की गई है। तो ज्ञान भारतम मिशन का क्या है उद्देश्य? क्या है कि जो पांडुलिपि है, देश भर में पाई जाने वाली जो पांडुलिपि है उनको संरक्षित रखना है, और इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित रखना है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब आई थी? 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन। ये भी 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्थापना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब की गई है? 29 जनवरी 2025 को की गई है। और ये जो है 7 वर्ष में इसका जो लक्ष्य रखा गया 7 वर्ष के लिए, कि 7 वर्षों में इसमें 34,300 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। 2024-25 से 2030-31 तक, यानी 7 वर्षों के लिए। कपास मिशन 5 वर्ष के लिए, क्रिटिकल खनिज मिशन 7 वर्ष के लिए, ध्यान रखना है। नोडल मंत्रालय इसका खनन मंत्रालय है। और खान और खनन गतिविधि किस अंतर्गत आती है? खान और खनन गतिविधि ये प्राइमरी सेक्टर में आती है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कई बार। क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना क्या है इसका उद्देश्य है? भारत ने अपने लिए कितने क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की? 30। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई कर दिया गया, 74 से 100% कर दिया गया है। 2021 में 49 से 74 किया गया था, और अभी फिलहाल 74 से 100 कर दिया गया है। दिनेश खारा समिति की अध्यक्षता में इस पर बात हुई है। ये देखिए, एफडीआई सीमा बढ़ाने के लिए अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किया गया। एक तो बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा अधिनियम 1956, और IRDAI वाला 1999, इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं IRDAI, ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है, बीमा अधिनियम 1938 में परिवर्तन की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन दिनेश खारा की अध्यक्षता में, जो SBI के पूर्व अध्यक्ष ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक जो है सभी के लिए बीमा प्रदान करना। और इसका हेडक्वार्टर क्या है IRDAI का? इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष देवाशीष पांडा हैं। नेक्स्ट चलते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना। बाजार हस्तक्षेप योजना ये PM आशा योजना जो कि 2018 में शुरू हुई थी, उसी का एक क्या है? घटक है। इसका लक्ष्य क्या है बाजार हस्तक्षेप योजना का? कि जो शीघ्र खराब बागवानी व कृषि फसल की खरीद में जो सहायता है उस पर, जिस पर MSP लागू नहीं होता है, तो उसके लिए ये है। नुकसान भरपाई केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो है 50-50 का होगा, और पूर्वोत्तर में ये 75-25 का रेशियो होगा, उसमें ये लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान सूचकांक, जिसके RBI के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। और किसके द्वारा? RBI के द्वारा। सितंबर 2024 तक पूरे भारत में डिजिटल लेन देन में वर्ष कितने? 11.1% की वृद्धि। नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। बजट 25-26 में स्वयं सहायता समूह जो है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला MSCI इंडिया ETF लॉन्च। भारत का पहला MSCI इंडिया ETF लॉन्च कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा। किसके द्वारा? कोटक म्यूचुअल फंड ने MSCI इंडिया इंडेक्स पर नजर रखने वाला देश का पहला फंड MSCI इंडिया ETF लॉन्च किया है। शेयर बाजार में लार्ज कैप और मिड कैप, किसके? लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट की परफॉर्मेंस को मापने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स 2024, अगर बात करें फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स 2024 की, तो दक्षिण कोरिया की सैमसंग फ्यूचर बॉन्ड में टॉप पर आई है, और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है सेकंड पर है। फर्स्ट पे दक्षिण कोरिया की सैमसंग है, सेकंड रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सेकंड नंबर पर है, और एप्पल थर्ड पर है फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स में। नेक्स्ट चलते हैं चर्चित व्यक्ति के बारे में, देखते हैं इसमें कौन कौन से व्यक्ति चर्चा में थे। तो इनका नाम है तशेंगो गाइल। ये 2025 में लॉस वेगास में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता इन्होंने।
शिंगो गायले जो हैं लॉस वेगास में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है। यह उपलब्ध हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला और दूसरी दक्षिणी अफ्रीकी बनी है। नेक्स्ट मनु भाकर की बात करें तो पिस्टल निशानेबाज हैं। पेरिस ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट नियुक्तियों में देख लिया जाए तो शक्तिकांत दास जो RBI के पूर्व गवर्नर थे, इनको PM का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। PM के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल PM के कार्यकाल के साथ ही अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक रहेगा। रेखा गुप्ता जी की बात करें तो 20 फरवरी दिल्ली के नए CM के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। दिल्ली की ये चौथी महिला CM है। इसके पहले सुषमा स्वराज आ चुकी हैं, शीला दीक्षित आ चुकी हैं, आतिशी आ चुकी हैं, ये चौथी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से ये विधायक निर्वाचित ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्टर विवेक जोशी की बात करें तो इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। चुनाव आयुक्त का पदभार कौन? विवेक जोशी ने ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 2031 तक रहेगा। वहीं ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत पहली नियुक्ति ज्ञानेश कुमार की ये है। मुख्य आर्थिक V अनंथा नागेश्वरन की बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तुलसी गाबार्ड की बात करें, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई हैं तुलसी गाबार्ड। अब पुरस्कार जो चर्चा में था उसका देख लेते हैं। विशालाक्षी पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को विशालाक्षी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। शिक्षा में परिवर्तनकारी योगदान के लिए इनको दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार की बात करें तो नागालैंड वन प्रबंधन योजना को 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है, जिसका ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्लियर? आगे चलते हैं। BCCI वार्षिक पुरस्कार हैदराबाद के 2023-24 के लिए हैदराबाद में ये BCCI 2023-24 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2025 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है किसको? जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। BCCI स्पेशल अवार्ड की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दीप्ति शर्मा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। अब गणतंत्र दिवस परेड 2025 में देखें कि शीर्ष 3 झांकियां हैं जिनको राज्य यूटीज का देखें कि किसको सम्मानित किया गया। तो यूपी जो महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी, उसके लिए टॉप है। त्रिपुरा सेकंड पर है, थर्ड पर आंध्र प्रदेश है। यूपी त्रिपुरा आंध्र प्रदेश। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या लिखा है, एक मिनट। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग टुकड़ी है जम्मू कश्मीर राइफल्स को प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्रालय विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए देखें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। निधन में देखें किसका इंपॉर्टेंट हो सकता है। आचार्य सत्येंद्र दास जो अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, 12 फरवरी को 85 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है। ब्रायन मर्फी की बात करें तो अंग्रेजी अभिनेता, 92 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट सैम नुजोमा, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, 95 वर्ष की उम्र में 1990 में दक्षिण अफ्रीका की गुलामी से नामीबिया को इन्होंने स्वतंत्र कराया था। नेक्स्ट चलते हैं बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ, 7 से 11 फरवरी में हुआ। इंपॉर्टेंट है, 7 से 11 गांधीनगर में। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने किया है। थीम क्या है? बिमस्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। नेक्स्ट पुस्तक देखें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ पुस्तक गोपी चंद्र P हिंदुजा। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ गीतिका लिद्दर का है। भारतीय पुनर्जागरण का शुभारंभ मोदी दशक डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित का है। नया प्रतीक सावरकर और तथ्य अरुण शौरी का है। साइक्लोन 2025 की बात करें, अभ्यास थोड़ा देख लेते हैं तो भारत और मिस्र का साइक्लोन 2025 जो कि 10 से 24 फरवरी तक चला है। और आयोजन जो है इसका राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 14 दिन तक ये चला है। स्वस्थ माता और तंदुरुस्त बच्चा अभियान ये किसका है? छत्तीसगढ़ के CM ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ये शुरू किया है। IIT बॉम्बे के सहयोग से ये शुरू हुआ। इसमें क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं
शिशुवती माता हैं, 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्त करना इसका क्या है, लक्ष्य है। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 12 से 18 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया 2024-25 की, जिसमें बताया कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, जिसकी लंबाई 63.45 लाख किलोमीटर है, तो दूसरे नंबर पर है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट की बात करें 2024-25 में ILO के द्वारा शुरू की मतलब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है स्वास्थ्य के अतिरिक्त 2021 में 24.4% से बढ़ करके ये 48.8% 2024 में हो गया है। वहीं अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 2017-18 में 6% से घट करके अब कितनी हो गई, 3.2% हो गई है 23-24 में। और श्रम बल भागीदारी दर जो है 49.8 से बढ़ करके कितना हो गया, 60% हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 2019 में 34% से बढ़ के 24 में कितनी हो गई, 84 हो गई है। नेक्स्ट क्या है, WHO द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि वैश्विक जनसंख्या में भारत का योगदान कितना है, 18% है, 18%। नेक्स्ट क्या है, ई अपशिष्ट उत्पादन, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्या है, ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, मलेशिया में हुआ है। विजेता इसमें भारतीय महिला टीम है, किसको हरा करके, अफ्रीका को हरा करके है। नेक्स्ट BCCI नमन अवार्ड्स, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ, ये तो आपको पता है, जसप्रीत बुमराह को, और महिला श्रेणी में इसको स्मृति मंधाना को दिया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करें 28 जनवरी से 14 फरवरी के तक हुई है, और टॉप 121 पदक के साथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये टॉप पर है 121 पदक के साथ। अगर उसमें देखें तो जो है महाराष्ट्र सेकंड पर है। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देहरादून में किया गया, समापन हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया। और शुभंकर इसका मौली मोनाल पक्षी है, जो कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तराखंड हिमाचल का। और थीम इसकी ग्रीन गेम्स, स्थिरता पर ध्यान दिया गया है। इसका 39वां संस्करण जो है फरवरी मार्च 2027 में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 20 फरवरी 2025 को 38वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 1987 में, इसकी 20 फरवरी 1987 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी समसामयिकी है उसको हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, बाकी कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देख ही लिया इसको। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई है, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इसको हम लोग देख ही चुके थे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था जो 8,736 करोड़ का है। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले की बिक्री, निर्माण, भंडारण, वितरण पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया, झारखंड सरकार ने। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट बस वैश्विक पक्षी अवलोकन कार्यक्रम में लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना में टॉप पर है, वो है पश्चिम बंगाल 543 प्रजाति के साथ। किस राज्य ने 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, कर्नाटक। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने भांग यानी कैनविस की खेती के लिए एक पायलट परियोजना लॉन्च की है, मंजूरी दी है, वो हिमाचल प्रदेश ही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने कहाँ स्थित फॉय सागर झील का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया है। देखो, फॉय सागर झील का नाम वरुण सागर कर दिया। वहीं किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रख दिया है। नेक्स्ट क्या है, ये अजमेर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट, अवाडा ग्रुप ने किस राज्य के गोपालपुर में 1500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ग्रीन अमोनिया प्लांट विकसित करने के लिए कैसले के साथ साझेदारी की, ओडिशा। THDC इंडिया लिमिटेड ने यूपी के किस शहर में अपने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, तो अगर खुर्जा दे देगा तो बुलंदशहर आप लोग लगा देंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया, हरियाणा। नेक्स्ट क्या है कि रेखा गुप्ता ने किस राज्य या यूटी की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, नई दिल्ली। 9वीं है लेकिन महिला के रूप में 4थी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है
किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी, मो गिल्हा जिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका, वीरांगना योजना शुरू की है? ओडिशा सरकार के द्वारा है। नेक्स्ट क्या है? CZA ने किस राज्य में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, गोविंदगढ़, रीवा जिला। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुनेरी गांव, कच्छ जिला में है। किस राज्य को चिकमंगलूर जिला में अंतिम माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने रायेथु भरोसा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिराम्मा इंदलू नामक योजना, नाम से क्लियर है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायर हो चुकी दवाओं को एकत्र कर नष्ट करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। गैर कानूनी धर्म, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 10 साल की कैद होगी, 50,000 रुपए तक का जुर्माना राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है, पहला चीन है। किसने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार विषय पर रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, ये तो हो गया। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजन किया गया? बेंगलुरु के यलहंका में किया गया है। राष्ट्रीय अश्वारोहण चैंपियन शो जंपिंग 2025 कहाँ शुरू हुई? मेरठ के मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी में हुई है ये। वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्या है? अमेरिका की शीर्ष सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी लैम रिसर्च ने किस राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो वह कर्नाटक में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के किस जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया है? वाटरशेड यात्रा अभियान। नेक्स्ट चलते हैं, 17 फरवरी 2025 को फिलीपींस में किस भारतीय राजदूत ने सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? हर्ष कुमार जैन ने। इंपॉर्टेंट है। कपड़ा सिल्क टैग तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नई दिल्ली में किया गया है। आगे चलते हैं, 14 से 16 फरवरी 2025 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। 24 से 25 फरवरी 2025 को आयोजित सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट, मणिपुर शासन बता ही दिया है। भारतीय दूतावास ने संवाद 4 के तहत प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन कहाँ किया? बैंकॉक, थाईलैंड। जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए भौगोलिक संकेत टैग वाली चावल किस्मों के लिए कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश हो गया भारत। 14 फरवरी को किसकी अध्यक्षता में आयकर विधेयक 25 की जांच करने वाला लोकसभा की 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया? वैजयंत जय पांडा। इंपॉर्टेंट है, वैजयंत जय पांडा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस महान पार्श्व गायक को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने का घोषणा किया? मोहम्मद रफ़ी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये डिस्कस हो ही चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दक्षिण तटीय रेलवे जोन 18वां जोन की मंजूरी दी। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर तेल उत्पादन देशों के OPEC+ समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? दैट इज ब्राजील। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को 10वीं वर्षगांठ पर किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना का अभियान शुरू किया? यूनेस्को के द्वारा। किस देश के उत्तरी मालुकू प्रांत में हलमोहरा द्वीप पर स्थित कौन सा हलमोहरा द्वीप है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ। यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, डुकोनो। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है? 9 फरवरी। क्लियर। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की पहली आम सभा के दौरान भारत को IALA का उपाध्यक्ष चुना गया? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया, जो किन देशों को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है? भारत, नेपाल और श्रीलंका। नेक्स्ट क्या है? 17 फरवरी 2025 को 17th अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन भविष्य की प्राप्ति का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में।
यूसैइड क्या है, जिस पर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विवाद हुआ। इंपॉर्टेंट, विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी। यूक्रेन को युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों ने के बीच किस जगह पर वार्ता हुई जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं था? सऊदी अरब के रियाद में हुई। किस देश ने हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट, एआई द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएनएचआरसी से बाहर निकलने की घोषणा हाल ही में किसने की है? अमेरिका। किस देश ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया है? अमेरिका। कौन सा देश पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय से अलग हो गए हैं? नाइजर, माली, बुर्किना फासो। नाइजर, माली, बुर्किना फासो। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड स्थित किस माउंटेन को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया और यह दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल है? माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है ये भी। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक राष्ट्रीय पहल में हैंड इन हैंड नारे के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? संयुक्त अरब अमीरात। पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली केसर रीड टेल डैम सल्फाई को पहली बार कहाँ देखा गया? कर्नाटक के मधुगुंडी चिकमंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन 16 से 18 फरवरी प्रयागराज में किया गया। जम्मू कश्मीर में स्थित किन पर्यटन स्थलों को तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? गुलमर्ग और तंगमर्ग पर्यटन स्थल को। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर असम के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया? ब्रह्मपुत्र नदी। दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश, जिसको बगेरिया सोचस कहते हैं, जिसे विशाल शैतान कैटफिश भी कहा जाता है, किस नदी में खोजी गई? गुवाहाटी की बहिनी नदी में। पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने किस राज्य में स्थित पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में वास्तविक समय निगरानी नेटवर्किंग प्रणाली शुरू की है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं, चर्चा में रहे अरावली सफारी पार्क का परियोजना का संबंध किस राज्य से? हरियाणा से है। ओडिशा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन किस टाइगर रिजर्व में किया गया? सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ओडिशा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जल चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ स्थापित किया? एम्स, दिल्ली में। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ और लुप्तप्राय सफेद पंखों वाली बत्तखों की एक जोड़ी, असम का जो राज्य पक्षी है जिसे स्थानीय रूप से देवहान कहा जाता है, देहिंग पटकाई में देखा गया? नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में HAL ने अपने लोकप्रिय ट्रेनर विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया? एशस रख दिया है। किस कंपनी ने मेजराना 1 नामक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर काम करने वाला विश्व की पहली क्वांटम चिप विकसित की है? माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए किस जानवर का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया गया? कंगारू। इंपॉर्टेंट है सारे जितने डिस्कस कर रही हूँ। किस देश ने चावल की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की? फिलीपींस। भारत के किस शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। किसके द्वारा निवेशकों को निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए और पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्रा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया गया? वो है सेबी। 3 फरवरी 2025 को किस भारतीय, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। किस राज्य में दूसरा सिमोलू महोत्सव 2025 आयोजन किया गया? असम में। सिमोलू महोत्सव असम में। और थाई पुसम 2025 तमिलनाडु में, जो कि भगवान मुरुगन कार्तिकेय को समर्पित है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प हरियाणा के फरीदाबाद में 7 से 23 फरवरी को आयोजित किया गया। क्लियर। और ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को डोकरा कलाकृति उपहार में दी। यह किस राज्य से संबंधित कलाकृति है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देख लीजिए कि बॉलीवुड फिल्म छावा में प्रदर्शित लोजिम नृत्य का संबंध, लोजिम नृत्य कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। नागोबा जतारा का संबंध किस राज्य से है, जो कि आदिवासी उत्सव? तेलंगाना। नेक्स्ट चलते हैं, 24-28 जनवरी तक सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया। ढिमसा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय नृत्य है? ढिमसा आंध्र प्रदेश का है। ढिमसा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं,
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की? 25। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य यानी एपीडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को क्रमशः प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक भेजी है? ऑस्ट्रेलिया। प्रीमियम सागोला और भगवा अनार ऑस्ट्रेलिया को भेजा है। बजट 25-26 में एबीपी प्रधानमंत्री ये जो JAY है के तहत किस प्रकार के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की है? गिग श्रमिक के लिए की है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में टोबिन टैक्स क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? टोबिन टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित। क्लियर। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला 2025 BBC इंडियन, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिदमिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? मुस्कान राणा ने। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता? चंडीगढ़। ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने किसे हराकर टाटा स्टील शतरंज 2025 का खिताब जीता? D गुकेश को हरा करके जीता है। आगे चलते हैं, PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना किससे संबंधित है? ये PM कुसुम योजना की बात करें तो ये किसानों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य 2 मार्च 2019 में ये शुरू हुआ था। क्लियर। और देखें तो कुसुम योजना की संरचना कितने स्तरीय है? 2 स्तरीय है। राष्ट्रीय स्तर पर PM कुसुम योजना की अध्यक्षता कौन करता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव करते हैं। राज्य स्तर पर देखें तो ये कौन करता है? राज्य कार्यान्वयन एजेंसी करती है। ये जो SIA जो पंपों की प्रगति के लिए निगरानी कितने वर्षों तक करती है? कम से कम 5 वर्ष के लिए करती है। और इस योजना के लाभार्थी कौन है? व्यक्तिगत किसान है, SSG है, सहकारी संस्थाएं हैं। एक पॉइंट यहाँ और ध्यान रखना है, 2023 में भारत का खाद्यान्न कितना हो गया है? 332.30 मिलियन टन हो गया है। नेक्स्ट देखें, पैट योजना। पैट योजना की बात करें तो इसके तहत कितने औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया? 8 क्षेत्र को। लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये सब है। और इसके तहत ऊर्जा लेखा परीक्षक किसके द्वारा की जाती है? मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों के द्वारा। इसके तहत एक चक्र की अवधि कितनी होती है? एक चक्र के तहत 3 वर्ष होती है। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा बचत की गई है? लोहा और इस्पात क्षेत्र में की गई है। इस योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का व्यापार कहाँ है? देश में स्वीकृत एक्सचेंज पर है। इसके तहत लक्ष्य SEC की गणना किस आधार पर की जाती है? बेस लाइन और क्षेत्र औसत के आधार पर की जाती है। इस योजना के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक DC शामिल है? वस्त्र क्षेत्र में 90 शामिल है। भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन की स्थापना 2025 में की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या है? प्रभावी शहरी वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजीज के बीच तालमेल बनाना। नेक्स्ट कल चलते हैं, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक कितना है? 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करना है 2030 तक। और क्या कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पहल से प्रतिवर्ष कितने CO2 उत्सर्जन को रोकने की उम्मीद है? लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन। भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक है। 2017 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करना है? नेट जीरो का। ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य 2047, नेट जीरो 2070। भारत की प्राथमिक ऊर्जा का वर्तमान में लगभग कितने % आयात किया जाता है? 40 से अधिक। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का बजट क्या है? 19,744 करोड़। किस तिथि को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च की गई थी? 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2023। हरित अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य 7 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा करके करना इसका लक्ष्य है। भारत का जलवायु लक्ष्य क्या है? पेरिस समझौते के लक्ष्य को पार करना इसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने जैव ईंधन पहल कब शुरू की थी? 2003 में शुरू की थी जैव ईंधन पहल। जीवन योजना की कार्यान्वयन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? प्रधानमंत्री जीवन योजना की 2028-29 तक बढ़ा दी गई है। प्रगति पहल कब शुरू की गई है? 25 मार्च 2015। प्रगति पहल 2015 25 मार्च। इसमें कितनी रुकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा की गई है? 340 परियोजनाएं। और इसका मुख्य न्यूनतम दृष्टिकोण क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इस पहल में भारत में किस प्रकार की दक्षता बढ़ाई है? सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन। इस पहल ने किन देशों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया? विकासशील देशों के लिए। क्लियर। इसके तहत क्या किया जाता है? मासिक समीक्षा और उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये बैठकें प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित की जाती हैं। और प्रगति पहल के जरिए बुनियादी ढांचे पर खर्च का क्या प्रभाव पड़ता है? यह GDP को बढ़ाता है। यह कितने समय से संचालित हो रही है? लगभग 8 वर्ष से संचालित हो रही है। अगर स्पेडेक्स मिशन का बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना कि इसरो ने स्पेडेक्स मिशन कब लॉन्च किया? 30 दिसंबर 2024।
30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया और इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में दो यानों के बीच डॉकिंग तकनीक को समझना और लागू करना। इसके तहत कितने यान लॉन्च किए गए हैं? 2। एक चेजर जो कि स्पेडेक्स ए है और टारगेट स्पेडेक्स बी है। इन दोनों का वजन कितना है? लगभग 220 किलोग्राम है हर एक का। इन यानों की कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थापित की गई? 470 किलोमीटर की निचली कक्षा में। यह प्रक्रिया किस तरह की तकनीक है? डॉकिंग प्रक्रिया यह दो यानों को एक दूसरे से जोड़ने योग्य बनाती है और इसके सफल होने पर भारत कौन सा स्थान हासिल करेगा? चौथा देश। अमेरिका रूस चीन के बाद भारत चौथा हो जाएगा। अब एक और है, टॉपिक है नागरमोथा, जो कि एक खरपतवार के रूप में औषधि का काम करता है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटडस। यह किन देशों में पाया जाता है? 90 से अधिक देशों में, जो कि उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र हैं, उनमें ये पाया जाता है। इसका उपयोग जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा में अतीस कर्पूर के प्रतिस्थापी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें औषधीय गुण जैसे कैंसर रोधी, अवसाद रोधी, जीवाणु रोधी और सूजन रोधी गुण उपस्थित हैं। और नागरमोथा की उपस्थिति किस ऊंचाई तक होती है? तो यह समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके अप्रैल की मैगजीन के माध्यम से फरवरी के करंट अफेयर्स को क्लियर कराया गया है। नेक्स्ट मैगजीन जल्दी ही 1-2 दिन में आएगी और इसको अच्छे से देखिएगा और एक बार अगर पढ़े हैं तो दोबारा अगर देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, हो सके तो शेयर करिए और एक कमेंट जरूर, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।